सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान को। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और इसी सीरीज में हम कुछ और नए क्वेश्चंस आज की क्लास में कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे अपना स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से, ठीक है, और मात्रक एवं मापन चैप्टर से, ठीक, जिसमें कि हमने क्या बात करी थी, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में देखा था, है ना, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने उसमें उसके अलावा भी डिस्कस करी थी चैप्टर में चलते चलते, ठीक है। अब आज की क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जा रहे हैं। हमने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा, हमने ये देखिए, हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ा। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, यूनिट 1 थी हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन चैप्टर 1 था। इसमें हमने स्टार्टिंग में बात करी थी हमने डायमेंशन से, डायमेंशनल एनालिसिस को हमने समझा, ठीक है। विमीय विश्लेषण, है ना, इस पर जो 3-4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सार्थक अंक देखे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने इसमें राउंडिंग ऑफ देखा, है ना, सन्निकटन। इसके अलावा हमने लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये चीजें हमने कवर अप इसमें करी। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें देखकर बाकी चीजों को स्किप करते हुए चलेंगे। काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बहुत नया और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज वेक्टर्स। तो आज की क्लास में हम लोग अपना डिस्कशन वेक्टर्स पर करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में हमने काफी सारी चीजें आपको पहले भी बताई है, ठीक है। तो वेक्टर्स के ऊपर आज का डिस्कशन करते हैं कंटिन्यू, यहाँ से सीखना करते हैं स्टार्ट। तो वेक्टर्स यानी कि सदिश। आप जानते हैं हमारे पास जो भौतिक राशियां होती हैं, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनको हम दो आधारों पर बांटते हैं, है ना। हमने पीछे बोला था कि कुछ मूल राशियां होती है, कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है ना। और इसके अलावा हम भौतिक राशियों को दो भागों में और भी बांटते हैं, वो दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। तो एक होती है अदिश राशियां और एक होती है सदिश राशियां। सदिश को हम कहते हैं वेक्टर और अदिश को हम कहते हैं स्केलर, ठीक है। अदिश भौतिक राशियां और सदिश भौतिक राशियां, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वन बाय वन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज आपसे बात की जाए फॉर एग्जांपल, आपके साथ ये बात की जाती है कि कोई भी आपको क्वांटिटी दिखानी है। जैसे सपोज हम बात करते हैं हवा की स्पीड, हवा चलती है ना, है ना। अब सपोज आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग उड़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? तेज हवा चाहिए, है ना। और तेज हवा तो आपको चाहिए। पहले आप चेक करेंगे तेज हवा है नहीं है, अच्छी हवा होनी चाहिए। दूसरी चीज आप क्या चेक करेंगे? हवा की दिशा, हवा की दिशा, है ना। अगर दिशा नहीं चेक करी तो पतंग कैसे उड़ाएंगे? तो यहाँ पर जो चाल है किसकी, हवा की जो चाल है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रही है? एक तो उसके परिमाण पर, है ना, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, एक तो परिमाण पर, कितने तेज है, धीरी है ना। दूसरा दिशा पर ये निर्भर नहीं करता है। तो ऐसी राशियां जिनका परिमाण होते हैं लेकिन दिशा पर वो निर्भर नहीं करते, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे हम कहें चाल बताते हुए हम नहीं बताते कि क्या उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, क्या उसकी दिशा है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीजें जो है ये स्केलर क्वांटिटी के अंदर आती है। इसके अलावा अगर बात करें सदिश की, तो सदिशों में परिमाण तो होता है, साथ ही साथ इसमें दिशा होनी भी जरूरी है। जैसे सपोज आपसे बोला जाए कि ये क्या है, ये एक लकड़ी का बॉक्स है। क्या है? लकड़ी का बॉक्स।
अब आपको इसको खिसका करके यहाँ पर लाना है, इस बी बिंदु पर पहुंचाना है आपको। तो आप इस पर बल लगाएंगे। अब वो बल आप ऐसे नहीं लगाएंगे, वो बल आप ऐसे नहीं लगाएंगे, वो बल आप ऐसे में भी नहीं लगाएंगे। कैसे लगाओगे भाई? ऐसे में लगाओगे। कैसे पता चल रहा है? ये बात ऐसे पता चल रहा है कि हमको जो है, जब हम इस पर इस डायरेक्शन में बल लगाएंगे, जब हम इस पर यहाँ से बल लगाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो बल जो है यहाँ पर बल का परिमाण तो इम्पोर्टेंट करता है, हमको ज्यादा बल लगाना है, ज्यादा इसको पुश करना है जोर से, तब जाकर के बी पॉइंट। लेकिन दिशा भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर से नीचे को इसको पुश कर रहा हूँ और ये बी तक पहुंच जाएगा, नहीं। इसकी दिशा भी जरूरी है कि अगर मैं इस दिशा में बल लगाऊंगा तभी जाकर के हमारा काम होगा। तो जो बल है ये किस किस बात पर डिपेंड करता है? ये दिशा पर भी निर्भर करता है। इसीलिए ये क्या है? एक सदिश राशि है। वेग कह लीजिए, त्वरण कह लीजिए, ये सारी राशियां जो है सदिश राशियां हैं। जैसे जैसे आप 11th में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको सदिश राशियों के और सारे एग्जाम्पल्स मिलते जाते हैं। जो जो चैप्टर में आप नई नई क्वांटिटीज को पढ़ते हो, वो सारी क्या है, उनमें से आपको काफी सारे सदिश राशियों के एग्जाम्पल जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सदिश राशियों के बारे में। अदिश, क्योंकि आप जानते हैं अदिश में दिशा नहीं होती, तो अदिशों को हमको डील करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। उनको जोड़ने में, उनको घटाने में, गुणा भाग करने में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती। ठीक है, जो सिंपल जो अरिथमेटिक है, हमारा बीजगणित है, उसके हिसाब से हम इसको अदिशों को डील कर सकते हैं। लेकिन सदिशों के केस में ऐसा नहीं है। सदिशों के मामले में, क्योंकि सदिश आप पहली बार क्लास 11th में ही पढ़ते हैं, इसीलिए सदिशों को जोड़, घटाना, गुणा भाग करने के लिए हमको काफी सारी चीजें जो है नई सीखनी पड़ती है। एक नई मैथ्स जो है वो सीखनी पड़ती है, तो जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट भी है ना। ये चीज जो है क्लास 12th में जा करके भी, क्लास 12th के बच्चों के साथ भी जो है ये चीज डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लास 11th की चीजें आप क्लास 12th में आपको देखने को मिलेंगी। क्लास 12th के जो आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ में काफी बार जो है सदिश को एज ए रिविजन बीच बीच में पढ़ाते रहता हूँ, है ना। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि ये जो आप यहाँ पर वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आप इसके अंदर पढ़ेंगे, वो सिर्फ यहाँ तक के लिए लिमिटेड नहीं है, आगे क्लास में आपको बहुत ज्यादा वो हेल्प करेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर सीख लो, ठीक, आगे जा करके आपको हेल्प ही मिलेगी उससे। चलिए, तो जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स के बारे में अगर क्विकली कुछ बातें कर दी जाए, तो वेक्टर्स को मैं किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस एरो के द्वारा करते हैं, इस तीर के द्वारा। एक तीर जो है, एक एरो क्या दिखाता है? एक एरो ये बताता है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये जो एरो की लंबाई है, जितनी एरो की लंबाई होगी वो बताएगा एरो की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो होगा इस वेक्टर का परिमाण होगा, यानी मैग्नीट्यूड होगा। क्या बोला? इनमें दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई रहेगी वो इसका परिमाण रहेगा, और जिधर की तरफ ये एरो रहेगा ना, ये इसकी दिशा को बताएगा। तो एक वेक्टर को हमेशा एक एरो से दिखाया जाता है। एरो की लंबाई उतनी होती है जितना कि सदिश का परिमाण होता है, एवं उसका जो तीर है वो सदिश की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जनरली वेक्टर्स को इस तरीके से निरूपित करते हैं। कोई एक लेटर लेते हैं हम इंग्लिश का, ठीक है, कैपिटल में हम जनरली लेते हैं उसको, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। तो वेक्टर को हमेशा ऐसे निरूपित किया जाता है। अगर बल को मैं निरूपित करूंगा तो बल के ऊपर मैं ऐसे एरो लगाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब तक नहीं लगाते आप, क्योंकि अब तक आपने वेक्टर्स पढ़े नहीं थे। अब पढ़े हैं तो अब से आप ये काम जो है इसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और बातें करें तो सदिशों के काफी सारे प्रकार भी होते हैं, टाइप्स भी होते हैं। सदिशों के क्या होते हैं? काफी सारे टाइप्स भी होते हैं। जैसे अगर दो सदिश जो हैं वो उनका मैग्नीट्यूड भी एक जैसा है ना, और हमको देखने को मिल रहे हैं कि वो बिल्कुल एक जैसे हैं, दो सदिश जो है एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उन्हें? हम बोलेंगे उन्हें समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, उनके परिमाण और दिशा दोनों समान होनी चाहिए। लेकिन परिमाण और दिशा में से, दोनों में से अगर कोई सी भी एक चीज जो है वो असमान हो गई, है ना, तो उसे हम कहेंगे असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ऐसे सदिश जिनका परिमाण 0 होता है उनको हम कहते हैं नल वेक्टर्स। जिनका परिमाण 1 होता है उनको हम कहते हैं एकांक वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने काफी सारा डिस्कस करा था। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे प्रकार नहीं बता रहा हूँ। सररेखीय सदिश होते हैं, एक ही रेखा पर अगर सदिश पढ़ रहे हो तो उसको सररेखीय।
इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस हम स्किप कर रहे हैं। हम यूनिट वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, एकांक सदिश को। एकांक सदिश जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनका परिमाण क्या होता है, एक होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं न्यूमेरिकल्स में, और आगे भी काफी ज्यादा इनका यूज होता है। इनको हम ऐसे कैप लगा करके, अगर किसी एक वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप लगा हुआ है मतलब वो एकांक सदिश है, उसका परिमाण कितना है, 1 है। एकांक सदिश के अंदर आपको देखने को मिलेगा आई के ऊपर कैप, जे के ऊपर कैप और के ऊपर कैप। ये आई जे के क्या है, ये आई जे के जो है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर लेना हो तो आई कैप लूंगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का परिमाण एक होता है इसीलिए इनका यूज हम सिर्फ दिशा दिखाने के लिए यूज करते हैं। अगर हमको कहीं पर वेक्टर के साथ दिशा दिखानी है, डायरेक्शन दिखानी है, तो हम एकांक सदिश का यूज करते हैं, इसीलिए एकांक सदिश इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई वेक्टर एकांक सदिश है, अगर आपको कोई वेक्टर को एकांक सदिश बनाना है तो आप बना सकते हैं। आप क्या करो, उस वेक्टर में जितना उस वेक्टर का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उससे भाग कर दो। क्या बोला, सदिश जो भी है उस सदिश में उसके परिमाण के बराबर भाग आपको करना है। परिमाण को इस तरीके से दिखाया जाता है, अगर हम किसी वेक्टर के आजू बाजू ऐसे दो बार खींच लेते हैं, इसको बोलते हैं मोड। अगर हम मोड लगा ले तो उसे हम परिमाण कहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड कहते हैं उस वेक्टर का। तो आपने क्या करना है, अगर यूनिट वेक्टर बनाना है, एकांक सदिश बनाना है किसी भी सदिश का, किसी भी वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले वो सदिश ले लो, वो वेक्टर ले लो और उस वेक्टर में उस वेक्टर के परिमाण से डिवाइड कर दो। परिमाण किस तरीके से निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स, इसके अलावा भी काफी सारे प्रकार के होते हैं वेक्टर्स, तो हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर, हम आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पर। हम आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पर, किस तरीके से अगर दो सदिश है उनको जोड़ा कैसे जाए। तो ये हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स को हम लोग वैसे नहीं जोड़ सकते जैसे कि हमने जोड़ना सीखा है, एडिशन सीखा है। ठीक है, हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, बीजगणित में करते हैं ना, अर्थमेटिक में, वैसे नहीं कर सकते। समझ के बात को। तो यहाँ पर हम लोग जो एडिशन है उसके लिए हम वेक्टर्स की पूरी अलग से एक मैथमेटिक्स है ना, वो हमको देखना होगा और उसको हम उसके ऊपर बात करते हैं। उसके ऊपर जो है आगे तक जो है आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है यूजफुल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एडिशन ऑफ वेक्टर समझ गए तो सब्ट्रैक्शन जो है वो तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो टाइप्स आगे समझ में। जो वेक्टर्स है इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर होते हैं, दो सदिश अगर इस तरीके से है मतलब उनके बीच का कोण 0 है तो उनको हम क्या कहते हैं, समांतर सदिश, पैरेलल सदिश। अगर एक सदिश ऐसा है, एक सदिश ऐसा है, इनके बीच का कोण 180 डिग्री बन रहा है तो इनको हम कहते हैं विपरीत सदिश, यानी एंटी पैरेलल यानी कि असमांतर, है ना। इसके अलावा एक ही लाइन पर पढ़ने वाले, एक ही रास्ते पे पढ़ने वाले सदिश जो होते हैं उनको हम कोलिनियर वेक्टर यानी कि सररेखीय सदिश कहते हैं। एक ही तल में पढ़ने वाले सारे सदिश अगर हमको देखने को मिले, एक ही तल में है, तो उनको हम कोप्लानर वेक्टर कहते हैं, एक तलीय सदिश, समतलीय सदिश कहते हैं। इस तरीके से हमको सदिश के बहुत सारे प्रकार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको बस डेफिनेशन देखनी है, समझनी है और आपको वो चीज डायरेक्टली देख करके याद कर लेनी है, लर्न कर लेनी। ठीक है, चलिए, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हम बात करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, सपोज हमारे पास दो सदिश हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एरो से। तो सपोज एक ये सदिश है, ठीक है, जिसको हमने इस तरीके से एरो से डिफाइन करा हुआ है ना। जो इसकी लंबाई है वो क्या बता रही है कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और जो इसकी दिशा है वो बता रही है, जो इसके एरो का मुंह है वो बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। और दूसरा वेक्टर लेते हैं, ये थोड़ा दूसरा सदिश है, ये उससे थोड़ा लंबा दिख रहा है, मतलब इसका परिमाण उससे थोड़ा ज्यादा है, इस तरीके से। अब ये दो सदिश है, सपोज इन दोनों सदिश को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास दो लॉ है। सबसे पहला जो लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ। सबसे पहला जो लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ, सदिशों को जोड़ने का, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम।
सदिशों के योग का त्रिभुज नियम यानी कि ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ हमें क्या बोलता है? हमें ये बोलता है कि सपोज आपको दो वेक्टर्स हैं, दो सदिश हैं आपके पास, आपको उनको जोड़ना है। सपोज ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले इन दोनों के ये वाले भाग को उठा करके मिला लो। मैंने क्या करा था, अगर आपने देखा होगा, थोड़ा ध्यान दिया होगा कि ये सदिश जो है ऐसे पड़ा हुआ था, मैं क्या करा, इसको उठा करके इसके टेल, इसको क्या बोलते हैं, टेल, टेल से टेल मिला दी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये हेड कहलाता है और ये वाला पार्ट जो है ये टेल कहलाता है। ट्रायंगल लॉ में हम करेंगे, हम हेड से टेल मिलाएंगे। ट्रायंगल लॉ में हम एक के हेड से दूसरे की टेल मिलाएंगे, जैसे ये रहा। ठीक है, तो एक के हेड से हमने दूसरे की टेल मिला दी, ये रहा हमारा वेक्टर बी, ये रहा हमारा वेक्टर बी। पहले आप सबसे पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल बन रहा होगा, इसकी एक और साइड होगी, तीसरी साइड ये वाली, देखो बन रहा है ना, ये थर्ड साइड क्या है, इसकी ट्रायंगल की तीसरी साइड है। तो जो थर्ड साइड है यही रिप्रेजेंट करते हैं हमारे परिणामी को, यही जो है इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। मतलब a प्लस बी को जोड़ करके जो आएगा वो ये थर्ड वाली वेक्टर, थर्ड वाली साइड होगी। और इसमें भी अगर हम वेक्टर्स को बताएं तो ये कुछ इस तरीके से होगी। तो क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनको आप ट्रायंगल की दो साइड्स के एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में ले लो। ठीक है, अगर हम दो वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि वो त्रिभुज की दो भुजाएं बनाएं, तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो उनके परिणामी को यानी उनके योगफल को निरूपित करेगा। दिशा की अगर बात करें तो डायरेक्शन इनकी जो होगी वो, जैसे इसकी ये रही, बी की ये रही, तो इनकी डायरेक्शन का ऑर्डर ये है, तो इसकी डायरेक्शन का जो होगा आर की डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में होगी। मतलब कि होना ऐसा चाहिए था, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होगा। जो इनके डायरेक्शन का ऑर्डर रहेगा ए और बी की, उसका अपोजिट ऑर्डर रहेगा किसका, परिणामी का। तो इतनी सारी बात जो है हम ट्रायंगल लॉ में करते हैं। ट्रायंगल लॉ में क्या बोलेंगे कि अगर मैं तीन सदिश को, तीन वेक्टर्स को इस तरीके से ले लूं, तीन सदिशों को मैं इस प्रकार से ले लूं कि जो दो सदिश हैं वो त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा को उनका परिणामी निरूपित करता है। यानी कि अगर सपोज मैं बात करूं कि सदिश ए और सदिश बी को मुझे जोड़ना है, तो उनको जोड़ करके मुझे क्या मिलेगा, आर मिलेगा, जो कि इनकी तीसरी भुजा को, त्रिभुज के नियम से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो तीसरी भुजा होगी वो इनका परिणामी होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल भी रहता है, इस एंगल के बारे में क्वेश्चन में ही बात कर लेंगे, ये एंगल थीटा। इसका मैंने आपको डेरिवेशन करवाया। ठीक है, इसका मैंने आपको डेरिवेशन करवाया क्लास में। जो फॉर्मूला आता है वो आप कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता लग गया, इन दोनों को जोड़ करके ये आएगा। लेकिन हम ट्रायंगल लॉ लगाते नहीं है हर जगह, है ना। ट्रायंगल लॉ पे बेसिस एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और खूब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि जो इनका परिणामी होगा आर, जो इनका रिजल्टेंट होगा आर, उसका परिणाम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या बोला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये परिणाम है इसका, आर का परिणाम है, आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आर की दिशा की अगर बात करें, आर की डायरेक्शन की अगर बात करें, तो उसके लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा, ये थीटा एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये थीटा एंगल क्या होगा ये क्वेश्चन में ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन इसको आप याद ना रखें, इसको समझें, क्योंकि मैंने आपको जब इसका थ्योरम, जब इसका मैंने आपको प्रूफ लिखवाया होगा, डेरिवेशन करवाया होगा, तो वहां पे भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि इसको आप लर्न, मतलब दिमाग में रखें सिर्फ। ठीक है, इसको याद ना करें। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा हमारे पास एक और नियम आता है, दूसरा नियम। ये तो हो गया हमारा त्रिभुज नियम। इसके अलावा हमारे पास सेकंड लॉ जो आता है वो आता है पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा लॉ जो आता है वो आता है पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि समांतर चतुर्भुज नियम।
देखो नियम को जो है जस्ट मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है, बाकी बात जो है दोनों में एक जैसी करी गई है, बात दोनों में क्या करी गई है, एक जैसी करी गई है। चलो समझते हैं इसको। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम दो वेक्टर्स को मिला करके ट्रायंगल बना लेंगे, तो ट्रायंगल लॉ हो गया। यहाँ पर दो वेक्टर्स को मिला करके पैरेललोग्राम बना लेंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ। तो मैं दोबारा से ही इन वेक्टर्स को ले रहा हूँ। सपोज ये रहा हमारे पास वेक्टर ए, ठीक है, और ये रहा हमारे पास वेक्टर बी सपोज, ठीक है। तो पिछली बार हमने क्या करा था, इन दोनों को जोड़ने के लिए इनको एक के हेड को दूसरे के टेल के साथ मिलाया था। यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों के, यहाँ पर हमको क्या करना है, दोनों के जो टेल हैं वो आपस में मिले होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों के टेल आपस में मिले होने चाहिए। बेसिकली हुआ कुछ भी नहीं, हुआ ये कि इसको ऐसे रखना था ट्रायंगल लॉ में, हमने इसको यहाँ से ऐसे रख दिया बस, ठीक है, टेल से टेल मिला दी। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको एक पैरेललोग्राम बनाना है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से मतलब डॉट डॉट लाइन से। ये हो गया, आई थिंक बन गया पैरेललोग्राम। इस तरीके से आपको इसको क्या है, पैरेललोग्राम बना देना है। पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो इसका रिजल्टेंट रहेगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल रहेगा, बस इतनी सी बात है, ये रहेगा इसका रिजल्टेंट। तो ये बात करी गई है यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ में। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको पता लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है, सारी चीजें सेम है, और आपको यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से डिराइव करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन किया होगा। घर से एक बार इन चीज़ों को जरूर रिवाइज कर ले। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।